नमस्कार। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आपका स्वागत है। आज मेरे मित्र फिर से राम प्रकाश राज जी एक दूसरे मिशन पर निकले हुए हैं, तो अगले 1-2 दिन तक फिर से मुझे सर से बात करने का मौका मिलेगा। सर, बहुत स्वागत है आपका। और हर रोज की तरह कल सर कल 26 जनवरी थी, हमने 77वां गणतंत्र दिवस मनाया अपना, और दो मुद्दे बहुत उछाले गए। सुबह जब परेड होती है राजपथ पे, या कर्तव्य पथ जो आप कहा जाता है, उस पर राहुल गांधी को कहते हैं तीसरी रो में बैठाया गया। और दोपहर होते होते ये काफी लोग एक बात कहने लगे कि नहीं नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन का भाई कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है, तो उसको कम से कम आगे एक इज्जतदार सीट मिलनी चाहिए। और वो काफी थोड़ा ऐसा लगा कि भाजपा उससे फंस रही थी, क्योंकि ठीक बात भी है, लोकतंत्र में विपक्ष की अपनी जगह। इवन भाजपा ही खुद कहती है कि लोकतंत्र में विपक्ष की जगह है, विपक्ष बड़ा नाकारा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। आप उसको पीछे ढकेल देंगे, आप उसको मानेंगे नहीं, लेकिन आप कहेंगे ये कि नहीं नहीं, विपक्ष की बहुत अहम रोल होता है लोकतंत्र में। और मुझे ऐसा लगता है कि उसको काउंटर करने के लिए, या वो जो देख रहे थे कि बात उल्टी पड़ रही है कि राहुल गांधी और खड़गे जी को क्यों पीछे बैठाया गया, शाम को हालांकि जो राष्ट्रपति भवन में एट होम होता है वहां पे भी 5वीं-6ठी रो में इन लोगों को बैठाया गया था। लेकिन एक पटका कंट्रोवर्सी शुरू की भाजपा ने, उस पर न्यूज चैनल्स भी लेकर के टूट पड़े कि देखिए कितना बड़ा पूर्वोत्तर का अपमान होगा, कि जो थीम थी राष्ट्रपति के एट होम की, कि पूर्वोत्तर का पटका पहनना है सबको, वो राहुल गांधी नहीं पहुंचा, इतना बड़ा अपमान हो गया। और उसका लगा सर, मुझे दो बातें पूछनी आपसे। क्या इस 77वें लोकतंत्र गणतंत्र दिवस पर आज हम आजादी, आज 2025 में जी रहे हैं, दुनिया एआई की दुनिया है, उसमें क्या हमारे पास यही बात करने को रह गया है कि कौन किस रो में बैठा नहीं बैठा, किसने पटका ओढ़ा या नहीं ओढ़ा? एक पटका ओढ़ने से पूर्वोत्तर का सम्मान हो जाता है, भले ही वो मणिपुर जलता रहे, और एक पटका ना पहनने से पूर्वोत्तर का अपमान हो जाता है। यही सर हमारा देश बन पाया है इतने सालों में। गणेश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए गणेश भाई, बिल्कुल सही कहा। 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हो आप, और आप इसी में फंसे हुए हो। सोच करके देखिए एक बार कि देश को कहां जाना चाहिए और किस दिशा में जा रहा है। बहस किस बात पे होनी चाहिए और किस बात पे हो रही है। एक सभ्य लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसको आप कहते हैं ना, उसमें चाहे राहुल गांधी हो चाहे खड़गे हो, दोनों विपक्ष के नेता, एक लोकसभा में एक राज्यसभा में, उन दोनों को यहां पर नहीं, वो तो छोड़ दीजिए आप एटॉम में, जिस टेबल पर राष्ट्रपति और फॉरेन डिग्नेटरी और ये बैठे थे उस टेबल पे होना चाहिए। उन दोनों के बिना प्रोटोकॉल वगैरह का मामला छोड़ दीजिए आप, प्रोटोकॉल वगैरह अपनी जगह है वो सब। ये भारत रूपी संपूर्ण गणराज्य का प्रतिनिधित्व का मामला है। केवल एक पक्ष टेबल पे हो और दूसरा पक्ष ना हो, तो फिर वो डेमोक्रेसी कहां से होगी? वो लोकतंत्र का हुआ वो? तो इतनी तो बेसिक समझ जो लोकतंत्र के सुबह से शाम तक वो करते हैं, इतनी समझ तो उनको होनी चाहिए कि लोकतंत्र संपूर्ण कभी भी विपक्ष के बिना नहीं होता। राष्ट्रपति भवन में रक्षा मंत्री, तमाम जो जितने भी वो थे, उनमें से कितनों ने गमछे पहन रखे थे बताएंगे आप मुझे? लेकिन राजनाथ राहुल सिंह गांधी तो राजनाथ नहीं, बहुत लोग ऐसे, अब तो सारे फोटोग्राफ आ रहे हैं लगातार। तो क्या है गणेश भाई, आपके पास में आया, आपने मुझे कोई चीज भेंट की, मैंने उसको सम्मान स्वरूप लिया, एक बार गले में डाला, उसको फोल्ड करके लगातार पूरे कार्यक्रम में आप देखिए राहुल गांधी के हाथ में है वो, सम्मान के साथ। यही वो, ये सवाल कौन पूछ रहा है पता है आपको? आईटी सेल का चीफ पूछ रहा है, नंबर 1। उसका तो काम है ये। उसके बाद जो कुत्ते के बिस्कुट वाला मामला आपको ध्यान होगा, वो आजकल मुख्यमंत्री हैं असम के, वो उस पर लंबा चौड़ा ट्वीट लिखवा रहा उन्होंने कि पूरे पूर्वोत्तर का अपमान हो गया। ठीक, राहुल गांधी उसको हाथ में लिए घूम रहे। आपको 100 या 200 भाजपाई जितने आप कहें, मैं वीडियोस भेज देता हूं, जिसमें तिरंगे से पसीना पहुंचने से लेकर के तिरंगे को पैरों से कुचलते हुए पिछले 12-14 साल के फोटोग्राफ, जितने चाहे आप वीडियो फोटो जितने चाहे, वो अवेलेबल है पब्लिक डोमेन। भाजपाइयों की बात कर रहा हूं जो घर घर तिरंगे की बात करते हैं। तो सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि क्या उन्होंने उसको रेस्पेक्ट के साथ स्वीकार किया? जवाब है हाँ। उन्होंने गले में डाला, उसके बाद उन्होंने उसको फोल्ड करके हाथ में रख लिया। ठीक, वो आपकी सहूलियत है कि आप उस चीज का कैसे प्रयोग करें। उसका अपमान नहीं होना चाहिए। अपमान क्या होता है? जब राहुल गांधी उसको कहीं फेंक देते, जैसे ये तमाम भाजपाई करते। वो तो उन्होंने नहीं किया। और अब खड़गे साहब ने भी ये बात कंफर्म कर दी है कि जब उनको वो दिया गया था तो उन्होंने पहले पहना उसको, और उसके बाद उन्होंने क्या बोलते हैं, हाथ में फोल्ड करके रख लिया। खड़गे साहब को कोट कर रहा हूं मैं। खड़गे साहब कहते हैं, राष्ट्रपति भवन में स्वागत के दौरान राहुल गांधी ने पारंपरिक उत्तर पूर्वी पटका पहन लिया था, लेकिन जब हम खाने के लिए बैठे तो उन्होंने पटका मोड़कर हाथ में रख लिया। तो ये सम्मान बढ़ाया या घटाया, या अपमान कर दिया? अपमान वो होता है गणेश भाई कि मणिपुर जलता रहे
आप उसका जिक्र मत करो, आप उस तरफ मुंह भी मत करो, आप एक एक साल जाओ मत। और जब अमेरिका में चूड़ी टाइट होने का खतरा हो तो फिर जाकर के एक औपचारिकता चंद उद्घाटनों की उसकी कराओ। ये एक घटना है गमछे वाली, जिसका कोई सिर नहीं है, पैर नहीं है। केवल एक चीज आपको जरूर देखनी पड़ेगी, ये आई क्यों? ये आई इसलिए कि जो राहुल जी और खड़गे साहब को जो पीछे बिठाया गया, उसकी जो टीस थी ना, करते तो खुद है ये षड्यंत्र, और ये पहली बार नहीं किया। तो आपको ध्यान होगा इससे पहले वो उनको आखिरी लाइन में बिठा चुके हैं। और 2024 में जब, 15 अगस्त की हाँ प्राचीर पर। जी, और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात क्या है कि 2024 में जब मोदी जी की तीसरी बार शपथ हुई थी, वो फोटो भेजा है मैंने, स्पेसिफिकली दिखाइएगा, जिसमें अंबानी और अडानी के बेटे तो आगे बैठे हुए हैं, अंबानी के बेटे आगे बैठे फ्रंट रो में, सीडीएस चीफ और आर्मी चीफ उसके पीछे हैं, और नेता विपक्ष कहाँ है वो फोटो दिखा दीजिएगा बिल्कुल लास्ट में। ये मोदी जी की शपथ और ये लोकतंत्र और ये गणतंत्र और ये सारा गणराज्य ये इन्होंने डेवलप किया है। अब खड़गे साहब का स्टेटमेंट आ गया है, वो कहते हैं, मैं कोट कर रहा हूं उनको, मैं सीनियर मोस्ट लीडर हूं, मेरे और राहुल गांधी के पास कैबिनेट रैंक है, लेकिन हमें गणतंत्र दिवस समारोह में तीसरी लाइन में बैठा दिया गया, जहां स्टेट मिनिस्टर और बच्चे बैठे हुए थे। इतना ही नहीं, हमें अपने सेक्रेटरी को भेजकर जगह तलाश करवानी पड़ी, उनके जरिए पास का इंतजाम करना पड़ा। आप सोचिए, पास तो मेरे और आपके पास भी खुद आते हैं, एटॉम के भी और वैसे भी रूटीन में पास आते हैं हमारे पास भी। ये कहते हैं उनके जरिए पास का इंतजाम करना पड़ा। सरकार ने संविधान, कांग्रेस, विपक्ष और मेरा अपमान किया है। ऐसा क्यों किया गया, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। ये इस देश के सबसे सीनियर लीडर है आज की तारीख में, सर्विंग पॉलिटिशियंस में, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, एक दलित समुदाय से आते हैं। वो ये बात कह रहे हैं, जब मैं और आप शो शुरू किया उससे चंद मिनट पहले ही उनका कोट आया है, बाकायदा बाइट है, लेकिन मैं और आप उसको चला नहीं सकते, कॉपीराइट के उसमें। तो ये ओवरऑल, और ये सारा क्यों हो रहा है, ये गमछा कंट्रोवर्सी कहां से आई? क्योंकि यहां मुंह दिखाने की जगह नहीं बची। हाई टेबल पे यूरोपियन यूनियन की चीफ बैठी हुई थी, उनके साथ डील होनी थी। कितना सुंदर लगता कि वो दोनों भी बैठे होते, और वो दोनों आपकी वैल्यू को ऐड करते, आपकी ऑप्टिक्स को ऐड करते। लेकिन गणेश भाई, ये सब करने के लिए एक बड़ी सोच होनी चाहिए, एक बड़ा खुला दिमाग होना चाहिए और बड़ा दिल होना चाहिए। सीना 56 इंची जो बताते हो तो दुनिया ने दिखा दिया और ट्रंप ने दिखा दिया सबको कितना सीना है, लेकिन कितना संकुचित दिल और सोच है वो इस घटना से पता लगता है। सर एक बात मेरे दिमाग में आई अभी आपने जब कहा, एक इमेजिन कीजिए कि एक टेबल पे राहुल गांधी बैठे एक तरफ, और एक बीच में मान लीजिए जो भी मुख्य अतिथि हैं वो बैठी हैं जो कि यूरोपियन यूनियन की हैं, और बगल में मोदी जी बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि वो किससे बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे? राहुल गांधी को 3-4 भाषाएं आती हैं, स्पेनिश बोल लेते हैं, जर्मन बोल लेते हैं, इंग्लिश हिंदी बोल ही लेते हैं। मोदी जी शायद हंस के हाथ मिलाने के अलावा अंग्रेजी में भी हार्डली कुछ कम्युनिकेट कर पाते होंगे, जर्मन या स्पेनिश तो भूल ही जाइए। कोई भी महिला राहुल गांधी से ज्यादा बात करने में कंफर्टेबल होगी उस एक विदेशी अतिथि या मोदी जी से? शायद इस वजह से नहीं बैठाया गया हो उनको बगल में। वो एहसास कमतरी आज पहली बार नहीं और आखिरी बार भी नहीं है, जब तक ये रहेंगे। अच्छा, ये अगर बात करने की स्थिति में भी होते ना गणेश भाई, यू टेक इट फ्रॉम मी, एहसास कमतरी इस सब से नहीं आता है, वो आपके जीन्स के अंदर होता है। तो इनको अंग्रेजी आ भी रही होती तो भी इन्होंने यही करना था, क्योंकि सोच छोटी है। दिल और सोच अगर बड़ी हो तो ये चीजें मायने नहीं रखती। वो भी आपके ही साथी हैं, संसद में आपके साथी हैं, लोकतंत्र में आपके साथी प्रहरी हैं वो, तो ऐसी बात नहीं है। आपने अभी हाल ही में एक रोचक घटनाक्रम देखा होगा, बहुत शर्मनाक भी। अभी आपने देखा होगा, जो अपने क्या नाम है, जर्मनी के चांसलर आए थे, जिनको श्रीमान जी गुजरात लेके गए थे, और तमाम एग्रीमेंट और उस सब की नोटंकी हुई थी। वहां जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आई तो ये तो कभी बोलते नहीं सवाल जवाब। तो जर्मन चांसलर ने क्या कहा वहां, कि हमें खुशी है कि भारत जो है रशिया के ऊपर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। उसके ऊपर उसको तत्काल किसको वो करना चाहिए था, रिबटल मोदी जी को करना चाहिए था। उनको समझ में नहीं आया, नहीं आया, खड़े खड़े देखते रहे। उसके कुछ घंटों बाद विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता आकर के वो कहता है कि हम अपने स्ट्रेटेजिक संबंध खुद तय करते हैं, किसी के कहने से नहीं। तो ये बात मोदी जी को नहीं कहनी आती थी क्या? इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या है, कि दुनिया भर के डंकापति, दुनिया का सबसे शानदार ऑरेटर आपके पोमेरियन मीडिया की भाषा में कहूं तो, और वो एक लाइन नहीं बोल पाया। तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रंप के सामने ही नहीं बोल पाते, वो कहीं भी नहीं बोल पाते। हकीकत ये है, एक शब्द भी बोलने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए। कितनी बड़ी फजीयत हुई होगी आपने देखा। फिर उनको पतंग दिखा रहे थे उड़ते हुए उस बिल्डिंग के साथ, वो फोटो कितना वायरल हुआ। वो या पतंग देखने आए क्या आपके? तो कुल मिलाकर के पूरी कूटनीति को
एक उपहास का पात्र बना करके, और अपना एहसास कमतरी वो निरंतर जारी है। राहुल गांधी वहां बैठे होते तो उसको भी लगता सामने जो यूरोपियन यूनियन के चेयरमैन हैं कि भाई देखिए इनके यहाँ इतना सुंदर एक प्रोटोकॉल की चीजें हैं, पक्ष और विपक्ष सारे इकट्ठे बैठे हैं। आपको ध्यान है डॉक्टर मनमोहन सिंह कैसे ले जाया करते सुषमा स्वराज को हाथ पकड़ के, अरुण जेटली को कैसे मिलवाया करते फॉरेन डिग्निटरी से। यहां तो हालत ये है कि फॉरेन राष्ट्राध्यक्षों का जो राष्ट्रपति का फॉर्मल बैंकेट है उसमें विपक्ष को नहीं बुलाया जाता। राहुल गांधी को और खड़गे को नहीं बुला रहे आजकल। फिर विपक्ष कहां रह गया, फिर लोकतंत्र कहां रह गया? यहां तो कम से कम बुला तो लिया ज्ञानेश भाई, वहां तो बुलाया भी नहीं। पुतिन के डिनर में कहां बुलाया था बताइए आप। तो अब दे आर टचिंग न्यू लो एवरी डे बाय द डे। नहीं, मुख्यमंत्री ये जो आपने कहा नरेंद्र मोदी जी का कि जब वहां पे उनको जवाब नहीं दे पाए तुरंत, आपको सर याद हो 2007 का या 2008 का जो एसटी समिट था, उसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और दिग्विजय सिंह एमपी के मुख्यमंत्री थे। एसटी समिट में मैंने वो भी दिन देखा है कि जबकि बहुत स्पॉन्टेनियस थे, बहुत बहुत वाकपटु थे मोदी जी। कुछ बात उनके ऊपर 2002 के दंगों को लेकर के कही जा रही थी, उसका उन्होंने तुरंत जवाब दिया और अच्छा जवाब दिया, कन्विंसिंग जवाब दिया उन्होंने। वाइब्रेंट गुजरात के नंबर जो धड़ाधड़ बोलना शुरू किए हैं, मतलब मुझे लगा कि चलो कम से कम कोई मुख्यमंत्री इतना प्रिपेयर तो आया ना अपने डेटा को लेकर के। लेकिन क्या होता है सर कि जब आप किसी भी चीज को मशीनी ढंग से करते हैं कि आपका चुनाव लड़ना एजेंसी तय करेगी, कपड़े पहनना पीआर एजेंसी तय करेगी, चश्मे बनाने वाला डिजाइनर आपका देखेगा, तो शायद आप अपनी स्पॉन्टेनिटी जो होती है वो खो देते हैं। आप क्या बोल रहे हैं आपको ये सुबह तय हो जाता है, जो आपके टेलीप्रॉम्प्टर पर टाइप हो जाता है। अगर टेलीप्रॉम्प्टर न लगा हो तो आपको किसी बात का जवाब दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप दूसरे के ऊपर निर्भर है। आप उसको पूछना पड़ेगा कि भैया क्या बोलना है इसमें बताओ। और वो एक समस्या मोदी जी हो गई है, आप बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वो नहीं बोल पाते। अपने पार्टी के कार्यक्रम में आप हमने देखा उस दिन जब नितिन नवीन जी का शपथ ग्रहण था या पदभार ग्रहण था, तो वो मोदी जी वहां भी टेलीप्रॉम्प्टर से बोल रहे थे। ये एक समस्या तो हो गई है मोदी जी की। लेकिन मैं सर दूसरी बात कह रहा था कि जो पिछले आपने 2 दिन का डेवलपमेंट देखा, ये कंट्रोवर्सी अननेसेसरी शुरू, हालांकि वो कंट्रोवर्सी पिट गई है, कुछ पटने वाली बात चली नहीं। लेकिन 2-3 तरीके से जो भाजपा के ऊपर मैं देख रहा हूँ कल से मुसीबतें आई हुई हैं। एक वो यूजीसी का रेगुलेशन का जो एक्ट लाए हुए हैं, भयानक तरीके से बैकलैश है उसका। कोर वोटर खिसक रहा है, लोग रिजाइन कर रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और भाजपा सन्नाटा खींच के बैठ गई है। उसके पास कोई भी जवाब नहीं इस समय कि हम क्या करें। योगी आदित्यनाथ से कहते थे कि ब्राह्मण यहाँ पे नाराज हैं, लेकिन शंकराचार्य का जो एक एपिसोड हुआ है, एक बुरी तरीके से बीजेपी बैकफुट पे इस समय। एक बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने रिजाइन कर दिया है इत्तेफाकन, वो भी खुद ब्राह्मण है। तो अब कहे क्या, दूसरा कोई होता किसी जाति या किसी धर्म का तो उसको कुछ पेंट कर देते, उसको कुछ नाम देते, क्योंकि वो खुद ब्राह्मण है। तो वो जो है इतनी समस्याओं में घिरी हुई है और उसमें ये हेडलाइन मैनेजमेंट चल नहीं पा रहा भाजपा का। सर इस पे हमें बताइए सर। नहीं नहीं, इसीलिए तो ये किया सारा। ये गमछा कहां से आया? ये गमछा वहीं की पैदाइश है। उसकी शुरुआत किसने की कि जब राष्ट्रपति भवन वाले कार्यक्रम, चाहे वो गणतंत्र दिवस वाला राजपथ वाला हो चाहे बाद वाला हो, उस दोनों में फंस गए जिस तरीके से प्रोटोकॉल को वायलेट किया कथित तौर पे। उसके बाद वो गमछे वाला मामला बनाया गया, जबरदस्ती बनाया गया। वो तमाम जो लोग थे जिन्होंने राहुल गांधी को रिसीव किया उन्होंने बता दिया, अब तो खड़गे साहब ने बता दिया। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां की स्थितियां क्या है। वहां पर बेसिकली गणतंत्र दिवस के बाद जो सारी स्थितियां हुई थी, उसके बाद अगर आप ओवरऑल चीजों को देखें, शंकराचार्य का वहां पर जो कुछ चल रहा है, नंबर एक। जिस तरीके से आपको ध्यान होगा, अपने पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश की, अपने क्या नाम है इनका, उमा भारती जी, उन्होंने सारे मामले पे क्या कहा कि उमा भारती ने कहा शंकराचार्य का सबूत मांगकर प्रशासन ने मर्यादा तोड़ी। परमहंस महाराज बोले अभिमुक्तेश्वर पर एनएसए लगे, माघ मेले में आना प्रतिबंधित। तो वो सारा एक मामला चल रहा है। यूजीसी का दूसरा मामला चल रहा है। पीसीएस अफसर का बरेली के जो सिटी मजिस्ट्रेट है उनका इस्तीफे का, प्लस उनको धमकाने का, घेर घाड़ के जो कुछ भी रात को जो हुआ, पंडित पागल हो गया है, वो सारे शब्द, उस सारे नैरेटिव को डाइवर्ट करने का ये एक तरीका है। और तरीका क्या है? सारे पोमेरियन चैनल्स वो इस काम पे लगे हुए हैं। इनको अब गमछा याद आ गया। राहुल गांधी जब यात्रा कर रहे थे, पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, पूरे रास्ते में उनके गले में गमछा था। वो मणिपुर गए थे, प्रधानमंत्री कितनी बार गए आज तक। तो वो अपमान नहीं है, वो सम्मान है। किसी भी ब्लड बात का आप अवॉइड करते रहो, उसके ऊपर कोई बात मत करो, तो वो तो सम्मान हो गया। लोग मरते रहे, आज भी कितने लोग वहां पे डिस्प्लेस ने, बेचारे पहाड़ों में रह रहे इतनी सर्दी में, और उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, वो सम्मान है। और एक इन्होंने जो वास्तव में सम्मान है कि उसको सम्मान के साथ हाथ में रखा, पूरा टाइम खाना खाते टाइम केवल हटाया,
उसको ये अपमान बता करके बेसिकली एक नया नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है। उसमें ये सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं उनसे ध्यान डाइवर्ट, क्योंकि इनको देखिए क्या है, जो पोमेरियन मीडिया है ना, तो वो यूजीसी की गाइडलाइन पे बात कर सकता है, ना वो शंकराचार्य पे बात कर सकते, ना वो उमा भारती पे बात कर सकते, ना पीसीएस अफसर के इस्तीफे पे बात कर सकते। उसमें वो क्या बात करेंगे कि राहुल गांधी ने अपमान किया? कोई तो सिलेबस देना पड़ेगा भाई, उनको 24 घंटे फीड चलाना है। तो इस तरह की चीजें। अब आज क्या होगा, आज जो जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन के साथ डील फाइनल होगी, तो अभी जुट जाएंगे सारे के सारे कि ये हो गया, मदर ऑफ ऑल डील्स हो गया, अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया, ट्रंप की लाल आंखें दिखा दी। जो कुछ भी जितने भी वो आएंगे ना साउथ ब्लॉक से, जो आपको आता है सारा मटेरियल, वो सारे के सारे अब टेबल पर चढ़ के दहाड़ेंगे शायद रात तक। वो ये नहीं बताएंगे कि ट्रंप का जवाब मोदी जी ने क्यों नहीं दिया 71 बाद में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्यों नहीं दिया, ट्रंप क्या क्या हमारी मृत अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहते हैं, कुछ। अमेरिका से ऑलरेडी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है इस डील को लेकर के, जो वहां पे उनके जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, जो उन्होंने जो भाषा बोली भारत के लिए, और मतलब उन्होंने कहा कि हम लोग वी आर वॉचिंग कि आप क्या करने जा रहे हैं, और अभी तो मुसीबतें शायद और बढ़ने वाली है, फायदे की जगह नुकसान ना हो जाए इसका। नहीं नहीं, इनको तो वैसे ज्ञानेश भाई, इनको तो फायदे नुकसान का पता, इनको तो एक ऑप्टिक्स क्रिएट करनी होती है हर दिन के लिए, केवल और केवल सुर्खियां बनी रहे, देश को बेवकूफ बनाते रहो कि देखिए यूरोपियन यूनियन भारत की तरफ आ गया, फलाना ये हो गया वो हो गया। मुद्दे की बात ये कभी नहीं करेंगे। मुद्दे की बात करते ही तो एक्सपोज हो जाएंगे। भाई कल क्या खबर आई कि जेडी वांस ने डील नहीं होने दी, उसमें ट्रंप बीच में आ जाते थे, फलाना उनका वो नेवरो आ जाता था। तो तुम क्या कर रहे थे? तुमने कभी बताया क्या? वहां से तो खबरें लीक हो क्या रही है? तुमने कभी कुछ देश को बताया? जो कुछ भी बताया है वो हर बार ट्रेड डील के बारे में किसने बताया? ट्रंप ने बताया। प्राइम मिनिस्टर इज ए फैंटास्टिक मैन, वी आर गोइंग टू क्लोज द डील वेरी शॉर्टली। फिर बीच में कहता है इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, वी डोंट केयर। किसी बात का तो जवाब दे दो भाई। या तुम्हारी विदेश नीति भी वही तय कर रहे हैं, ये आपने देख लिया। किसके साथ आप बात करोगे, किसके साथ नहीं करोगे, किससे तेल खरीदोगे, किससे नहीं खरीदोगे, वो भी ट्रंप बताएगा। और आपका विदेश जो राजदूत है हमारा अमेरिका के अंदर, वो ट्रंप के लाडले सांसद को ये कह रहा है कि हमने जो है रशिया से तेल कम कर दिया खरीदना, आप राष्ट्रपति को कह के हमारी टैरिफ कम करा दीजिए। तो ये आपकी डिप्लोमेसी रहेगी सांसदों के जरिए। कभी लॉबिंग फर्म्स आप ले रहे हो, तो जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल, वी आर देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनर पर से। यही था ना कि अमेरिका के साथ 90 के बाद तो हमारी साझेदारी किसी और लेवल पर चलेगी। कहां चलेगी वो? आप तो उनके लिए वोट मांग रहे थे, आप तो नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, हाउडी मोदी कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, हवन कर रहे थे उनके लिए। अब क्यों नहीं बोलते? सवाल तो ये है ना। 2 दिन पहले उन्होंने क्या कहा जब वो उसमें आए हुए थे इकोनॉमिक फोरम में? एक इंडियन जर्नलिस्ट ने पूछा उनसे कि भाई आपका इंडिया की साइड, बोला यस यस योर प्राइम मिनिस्टर इज ए फैंटास्टिक मैन, इज माय फ्रेंड एंड वी विल क्लोज द डील वेरी शॉर्टली। अगले दिन खबर आ गई कि ट्रंप और वांस ही नहीं होने दे रहे। आप जेडी वांस के बच्चों को प्रधानमंत्री के घर में बिठा के खिला रहे थे, याद है? जेडी वांस का क्या भयंकर स्वागत हुआ था, क्यों? क्योंकि उनकी धर्मपत्नी भारतीय मूल की है। तो क्या फायदा हुआ बताइए आप? तो कुल मिलाकर के डिप्लोमेसी का तो ढोल फट चुका है। अब तो केवल ये डैमेज कंट्रोल चीजें चल रही हैं। हकीकत ये है कि ना तो इनके अंदर कोई शालीनता है, ना कोई डेमोक्रेसी की समझ है, ना किसी का इनको सम्मान करना आता है। केवल और केवल छोटी सोच के साथ लोगों का अपमान करने में सुबह से रात तक, इसके अलावा इनको कोई काम नहीं। जी, मैं सर एक आखिरी सवाल कर लूं, चूंकि हमने बात शुरू की थी गमछे से और नॉर्थ ईस्ट के अपमान से। राहुल गांधी के हम लोग, हो सकता है कि हम लोग समर्थक ना हो, आलोचक हो, या उनको हम लोग एक क्रिटिकली देखते हो, लेकिन राहुल गांधी को जितना हम लोगों ने पिछले 20 सालों में देखा, उनका जो चरित्र है, उनका जो बाकी सारे क्रियाकलाप हैं, उससे कोई सोच सकता है कि वो किसी का अपमान करेंगे, और खास करके पूर्वोत्तर का। भाई मणिपुर में वही जाने वाले, कैंप में वो जाने वाला आदमी, जब वहां पे स्ट्रांगली होम मिनिस्ट्री ने एडवाइस किया कि आप मत जाइए, वहां पे बहुत हिंसा है, आप खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो आदमी गया। वो आदमी कहीं पहुंच जाता है, असम पहुंच जाता है, जिसका सारा पोल प्लान किया कि मैं मोहब्बत बांटने जा रहा हूँ, मैं प्यार बांटने जा रहा हूँ, उसके ऊपर आप ये आरोप लगाए, तो ये आरोप चिपकता है राहुल गांधी के ऊपर कि वो अपमान करने के लिए उन्होंने गमछा नहीं पहना था। नहीं नहीं नहीं, ये इनके बौद्धिक दिवालियापन का हुआ। जब वो पदयात्रा कर रहे थे, जो भारत जोड़ो यात्रा सेकंड लेग के अंदर, जब उधर से आए मणिपुर से, बेसिकली वो गाड़ी से कर रहे थे, उतना पैदल नहीं चले। लेकिन पूरे टाइम में अगर आप कोई भी फोटो उठा के देखें, मैंने एक वीडियो भी भेजा, उसके अगर कॉपीराइट का इशू ना हो, चलवा दीजिएगा। उन्होंने गमछे का महत्व भी बताया उसमें बाकायदा। और पूरे राष्ट्र, जब तक वो असम के अंदर रहे, पूरे समय उनके गले में वो गमछा था। एनी फोटोग्राफ यू कैन सी। तो ये कब से पूर्वोत्तर के ठेकेदार हो गए? मेरा तो सवाल ये है। जब पूर्वोत्तर जल रहा है, पूर्वोत्तर में जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं मणिपुर की, उसके बारे में जिनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता।
और उन फर्जी मुद्दे खड़े करने क्यों? क्योंकि असम के अंदर चुनाव है, चारों मोर्चों पे हेमंता बिस्वा फेल पड़ा है, उसके पास कुछ कहने कुछ है नहीं। कभी मुसलमानों के बारे में कल फिर बकवास कर रखी थी, आपने सुना होगा कि इनको तो हम ये करेंगे वो करेंगे, जो बड़े बड़े घटिया शब्द। मैं आप तो स्क्रीन पे बोलते भी नहीं, हमारी भाषा और संस्कार का हिस्सा नहीं है। तो इनकी तो यूएसपी वो है ज्ञानेश भाई, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी किसी का सार्वजनिक अपमान या किसी इस तरह की चीज का वो आरोप इनके ऊपर तो सब पे चिपकता है, क्योंकि ये बेसिकली मूल रूप से एरोगेंट है, मूल रूप से इनके अंदर संस्कार नहीं है, मूल रूप से इनके अंदर डेमोक्रेसी की समझ नहीं है। इनका चरित्र जो है वो आरएसएस वाला है कि केवल मैं महान हूं और उसके बाद सब मूर्ख हैं। इनको यही सिखाया जाता है, सत्ता में आते हैं तो ही महान होते ही, वरना ये चूहों की तरह दुबके रहते हैं बेसिकली। तो ये सारी चीज राहुल गांधी को कल जब ये बात हुई कि इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी कि भाई जो कुछ फियास्को हुआ हुआ, और पहली बार नहीं हुआ, गणतंत्र दिवस पे, रिपब्लिक डे, उसपे इंडिपेंडेंस डे पे, हर एक कार्यक्रम इसी तरीके से उनको बिलिटिल करने की, डिमीन करने की हर बार कोशिश होती। उस आदमी के मुंह से कभी एक शब्द सुना क्या आपने? आज तो फिर भी खड़गे साहब ने कुछ बोल दिया। राहुल गांधी इन चीजों से ऊपर है। उसने जब सरेआम ये कह दिया कि मुझे गाली देते रहो, मैं लेता ही नहीं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। अभी कुरुक्षेत्र में आए थे, उन्होंने कहा कि लोग मेरे नाम निकालते हैं, मुझे पप्पू कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो आदमी इन चीजों से इम्यून होकर के अपने काम पे लगा हुआ है, मिशन पे लगा हुआ है। अगले ने कहा कि मोहब्बत की दुकान, एक मोहब्बत की दुकान है, एक नफरत की दुकान है। तो नफरत की दुकान से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपका प्रोटोकॉल ध्यान रखेगा? तो विपक्ष का नेता, अगर आप प्रोटोकॉल की बात करेंगे ब्लू बुक की, तो 7वें नंबर पे होता है प्रोटोकॉल में, इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। कहां बैठे थे वो कल? कोई देगा जवाब? कोई ज्यादा फंसते हैं तो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति सचिवालय तय करता है। तो राष्ट्रपति सचिवालय ने यह तय किया था कि मोदी जी की शपथ के अंदर अंबानी का बेटा फ्रंट रो में बैठेगा और सीडीएस और आर्मी चीफ पिछले रो में बैठेंगे और विपक्ष का नेता उससे ही पीछे बैठेगा। ये इनके खुद के अपने आप जितनी चीजें हैं ये करते रहते। बेसिकली ये बात है कि इनको समझ नहीं है, क्योंकि एक खास तरह का इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है ये हर चीज के अंदर। ये देखते हैं कि कहीं ज्ञानेश भाई का कद मुझसे बड़ा ना हो जाए। अगर ज्ञानेश जी के अंदर वो काबिलियत है तो वो बढ़ेंगे, मेरे रोकने से नहीं रुकेंगे, ये मान करके चलिएगा। तो या तो मैं अपनी वो बढ़ाऊं, तो मेरी अपनी तो बढ़ नहीं सकती, तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं आपको छोटा करने चल पड़ता हूं। ये लंबी लाइन खींचने वाले लोग कभी भी नहीं रहे। संकुचित सोच, छोटी सोच, संकीर्ण दिल, वही सारी चीज लगातार ये देश जो भुगत रहा है ना 2014 के बाद, उसका एक बड़ा कारण ये है। नहीं तो हमारे यहां तो प्रधानमंत्री किसी पार्टी का थोड़ी होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है, देश का अभिभावक है वो। जिस भी राज्य में जाते हैं, कहीं विपक्ष की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री को कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी, दीदी ओ दीदी, ये प्रधानमंत्री की भाषा है। पता नहीं किस किस को क्या क्या बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी को क्या बोल रहे थे कि ये नक्सलवादी, पहले अर्बन नक्सल बोलते थे। मुझे सर आश्चर्य हुआ वो सुनकर के, अच्छा है आपने याद दिलाया। उन्होंने जाकर केरल में कहा कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग से ज्यादा सांप्रदायिक है और माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट है। अ, ये बात एक प्रधानमंत्री कर रहा है इस देश में। लगता है कि कुछ खलबली मची हुई है मोदी जी के नहीं अंदर। नहीं ज्ञानेश भाई, मुस्लिम लीग को आप ऐसे, मुस्लिम लीग हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले किसकी पॉलिटिकल लड़ाई थी, ये आपको पता है? हाँ पता है। आजादी से पहले मुस्लिम लीग, हाँ सारा देश जानता है। और अब इनको कांग्रेस वर्ष वो मतलब मुस्लिम लीग याद आती है। यू आर द ओल्डेस्ट एलाइज, दे आर। वो बात नहीं करेंगे, वो 370 को लेकर के ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। कल मैं सुन रहा था रात को, बड़ी अच्छी चर्चा थी, बड़े इतिहासकार बैठे थे बड़े बड़े। उन्होंने कहा कि सब एक सवाल पूछना चाहिए कि उस कैबिनेट में जब 370 की बात हुई तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? वो भी तो वही थे, ये उनको उठाए फिरते हैं। तो इनका बेसिकली क्या है कि जो भी राजनीतिक नैरेटिव हो, इतिहास हो, उसको अपने आईने के अंदर गढ़ के और जैसा चाहते हैं पोमेरियन मीडिया के जरिए उनको कुतर्क के तौर पर प्रस्तुत करके देश को मूर्ख बनाने का प्रोजेक्ट है। कुल मिलाकर के कहानी इतनी है। लोग समझना चाहे तो समझ ले, नहीं समझना चाहे तो ये तो अपने काम पे लगे हुए, इतनी सी कहानी। जी, तो सर आज के लिए हम लोग इतनी बात करेंगे और दर्शकों से मैं ये कहूंगा कि ये बात समझने की जरूरत है कि बीजेपी ऐसे मुद्दे क्यों उठाती है। नॉन इशू है, गमछा ओढ़ा नहीं ओढ़ा किसी ने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे किसी के सम्मान या अपमान नहीं होता है। आपकी एक थीम रही होगी, जरूर रही होगी, हम उसको मना नहीं करते, लेकिन देश के जो जरूरी मुद्दे हैं, भाजपा परेशानी में इस समय, और ये चीजें अभी और तेज होंगी, इसको कितना भी टरकाए भाजपा, वो टलने वाली नहीं है। तो सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।